वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हमने अपने पिछले लेसन में एंटी लॉगरिथम कैलकुलेट करना सीखा और बहुत इसरार के साथ कहूँगा कि टेबल की मदद से कैलकुलेट 4 फिगर टेबल की मदद से हमने एंटी लॉगरिथम कैलकुलेट करना सीखा। इससे पहले हमने 4 फिगर टेबल की मदद से लॉगरिथम कैलकुलेट करना सीखा। लॉगरिथम का इस्तेमाल हकीकतन कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए किया गया था। जब कैलकुलेटर नहीं था तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए, जिनमें के बड़े बड़े एक्सपोनेंट्स को कैलकुलेट करना, लॉगरिथम का इस्तेमाल उन कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए किया गया था और लॉगरिथमिक टेबल बनाया गया जो कि उन कैलकुलेशन को मज़ीद आसान कर सकता है। अब हम कुछ लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम लॉज ऑफ लॉगरिथम कहते हैं, लेकिन बेसिकली वो लॉज ऑफ इंडाइसिस ही हैं। उनको सिंप्लीफाई करके लॉज ऑफ लॉगरिथम के फॉर्म में लिखा जा रहा है। मैं साथ साथ आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस का रेफरेंस भी बताता रहूँगा कि ये लॉज ऑफ लॉगरिथम कहाँ से आए हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम, तो पहला लॉ है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। हो सकता है कि किताब में कोई मुख्तलिफ नाम दिया गया, बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है? प्रोडक्ट किसको कहते हैं? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अगर हम लॉग ले रहे हैं, फिलहाल मैं कॉमन लॉगरिथम इस्तेमाल कर रहा हूँ, लॉग कोई भी हो सबके लिए सेम लॉ वैलिड है। बेस की कोई कैद नहीं है, कोई भी बेस हो सकता है, लेकिन चूँकि हमारी कैलकुलेशन कॉमन लॉगरिथम पे बेस है तो हम कॉमन लॉग इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए अस्यूम कि यार मैं लॉग ले रहा हूँ, 3 नंबर हैं x, y एंड z, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस बात को समझिएगा, जब हम किसी भी चीज़ का लॉग लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है एक्सपोनेंट के अंदर। नाउ सपोज कि एक नंबर है a, उसकी पावर है x, दूसरा भी नंबर है a, उनके बेस सेम बेस a ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, या आपकी समझ की खातिर मैं इसको 10 लिख दूँ, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त ना होगा। एनीहाउ, अगर 10 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर y मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर z हो, तो आप लॉज ऑफ इंडाइसिस के मुताबिक क्या करेंगे? जस्ट टू रेफर, दिस इज गुड इनफ। तो इसी तरह से जब हम इनका लॉग लेंगे तो ये एक्सपोनेंट्स में चेंज हो जाएंगे। जब ये एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएंगे तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, याद रखें। तो इसका जो लॉगरिथम का रूल बनेगा वो बनेगा लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ वाई, हम तीनों का लॉग ले रहे हैं अलग अलग, एंड लॉग ऑफ जेड। वो 2 भी हो सकते हैं नंबर, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान क्या होगा, क्योंकि जब हम लॉग लेते हैं तो ये एक्सपोनेंट में चेंज हो जाता है। लॉग का मतलब होता है एक्सपोनेंट। तो जैसे लॉज ऑफ इंडाइसिस के अंदर एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, इसी तरह से लॉग लेने के बाद जो वैल्यूज़ हमें हासिल होती हैं अलग अलग, वो सब ऐड की जाती हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? इस लॉ से हमें हेल्प ये मिलती है कि एक्चुअली ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, जब हम लॉग लेंगे तो हमें इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना मल्टीप्लिकेशन से बहुत आसान प्रोसेस है। तो इस तरह से हम जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है उसको एडिशन में चेंज कर देंगे और ऐड करने से हमें मल्टीप्लाई का रिजल्ट मिल जाएगा। तो लॉगरिथम का पर्पज़ ये है। लेकिन आज के इस दौर में मल्टीप्लिकेशन का काम कैलकुलेटर 1 मिनट में कर सकता है। कैलकुलेटर आपकी घड़ी में मौजूद है, कैलकुलेटर मोबाइल फ़ोन में मौजूद है, कैलकुलेटर मामूली से मामूली कीमत के अंदर बाज़ार में अवेलेबल है। हर शख्स के पास कैलकुलेटर मैसर है। आज के इस दौर में लॉगरिथम की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक की अब कोई एप्लीकेशन, लेकिन ये एक मैथ्स की बहुत खूबसूरत चीज़ है लॉग, और इसके ऊपर बहुत सारे खूबसूरत जहनों ने बहुत वक्त और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, और इस चीज़ ने बहुत लंबे अरसे, अगर मैं कहूँ सैकड़ों साल, इंसानियत की मैथ्स में खिदमत की है कैलकुलेशन में। तो इस टॉपिक को इस तरह से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए, इसे सीखना ज़रूर चाहिए। और ये एक मैथमेटिकल
ब्यूटी है, मिरेकल है, उसको ऐसे ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो लेकिन मकसद फिर वही है कि लॉग क्यों बनाया गया, कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए। मल्टीप्लिकेशन बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना, तो हमने उसको एडिशन में चेंज कर दिया। अब हम चीज़ों को ऐड करेंगे और हमें मल्टीप्लाई का रिजल्ट मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा, वो तो एक्चुअल एग्जाम्पल जब हम करेंगे तब हमें पता चलेगा। फिलहाल हम सिर्फ इन लॉज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा कानून है इसका लॉ ऑफ कोशेंट। कोशेंट क्या होता है, आपको मालूम होगा कि जब हम कोई सेम नंबर्स हैं, उनका बेस सेम है और उनको हम डिवाइड, कोशेंट का मतलब आई होप आपको मालूम होगा, कोशेंट कहते हैं डिवाइड के रिजल्ट को। मिसाल के तौर पे 10 की पावर है x और डिवाइडेड बाय 10 की पावर है y, तो एक्चुअली जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा x माइनस वाई। जो चीज़ डिवाइज़र है उसका एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है। तो जब लॉज ऑफ क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सपोज हम लॉग ले रहे हैं x अपॉन वाई का, जब हम लॉग लेंगे तो ये x और y दोनों एक्सपोनेंट्स में चेंज हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, लॉग जब हम इनका लेंगे तो ये कैसी शक्ल में आएगा, माइनस लॉग वाई, कि जो डिनोमिनेटर है या जो डिवाइज़र है उसका लॉग सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिविडेंड में से या न्यूमरेटर के लॉग में से, डिवाइज़र का या डिनोमिनेटर का लॉग सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है लॉ ऑफ कोशेंट। प्रोडक्ट ऑफ लॉ हम पढ़ चुके हैं। अगर इसके अंदर सपोज प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो अगर वो प्रोडक्ट हो रही है, मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ अभी आपके सामने ही फ़ौरन ही, इस बात को क्लियर कर लिया जाए कि सपोज़ यहाँ y हो जाए और ये z हो जाए, तो क्या होगा, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कोशेंट भी अप्लाई हो रहा है, साथ साथ लॉ ऑफ प्रोडक्ट भी अप्लाई होगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ये सॉरी डिवाइड कर रहा है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा और चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। तो ये कैसी शक्ल में आएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ जेड। चूँकि जो डिवाइज़र होता है सिर्फ उसका लॉग सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये कोशेंट ही की एक किस्म है जिसमें प्रोडक्ट और कोशेंट दोनों मिक्स हो जाते हैं। अब बात आती है तीसरे लॉ की। अब इसमें क्या हो रहा है, ज़रा गौर कीजिएगा कि हम डिवाइड के प्रोसेस को, डिवीजन इज़ ए डिफ़िकल्ट प्रोसेस। बहुत आप सोचेंगे डिवीजन कैसे मुश्किल हो सकता है, तो मिसाल के तौर पे मैं आपको लिखता हूँ कि अगर इसमें लिख दूँ कि आप इसको डिवाइड कीजिए, तो ये डिवाइड करना आसान नहीं है। अब इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लॉगरिथम की मदद से ये डिवीजन जो है सिंपली 4 डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करने का नंबर बन जाएगा। 4 डिजिट्स बन जाएंगे और उनको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्शन कंपैरेटिवली डिवीजन के बहुत आसान कैलकुलेशन है। तो ये लॉग हमारे लिए आसानी पैदा कर रहा है, वो कैलकुलेशन को हमें आसान करके दे रहा है। ओके, नाउ द थर्ड लॉ, इसके लिए आप देखिएगा यहाँ पे सपोज 10 की पावर x है और इस तमाम की पावर y है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है ये। तो x में क्या होता है कि जो पावर के ऊपर पावर होती है वो उसको मल्टीप्लाई कर दी, क्या बन जाएगा, 10 की पावर x y हो जाएगा। इसको कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर आप लॉग ले रहे हैं एक नंबर का x और उसकी पावर है y, तो इस सूरत में क्या होगा, चूंकि log x का लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट के साथ एक्सपोनेंट क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सपोनेंट होता है वो log के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या बन जाएगा, y log ऑफ x। बाकी तमाम प्रोसेस अपनी जगह रहेंगे। एक्सपोनेंट्स, ये भी एक्सपोनेंट बन चुका है तो ये भी एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे। दिस इज द, ये सिंपल लॉज ऑफ इंडाइसिस का भी कानून है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इसमें क्या हो रहा है,
इसमें हम एक एक्सपोनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपली बाई मल्टीप्लिकेशन। देखिए एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना, मिसाल के तौर पे मैं 4 डिजिट्स की का नंबर ले रहा हूँ, अगर आपसे कहूँ कि इसकी पावर 7 कैलकुलेट कर दीजिए, मैं इसको इससे भी खौफनाक शक्ल में लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कह दूँ 7.32 कैलकुलेट कर दीजिए एक्सपोनेंट। अब बताइए इसका एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना मुमकिन नहीं है आपके लिए, मैनुअली आप इसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अगर मैं इसे खाली 7 होल नंबर भी रखूँ तो इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना आसान नहीं होगा, जिसके बजाय हम क्यों ना इस शक्ल में तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, मैनुअली आपके पास कोई मेथड ही नहीं है कि एक्सपोनेंट 7.32 आप कैलकुलेट करें, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी क्लास के अंदर। तो फिर आप क्या करेंगे, अगर मैं इसको आसान कर दूँ और कह दूँ कि आपको सिर्फ 7.32 को मल्टीप्लाई करना है लॉग ऑफ 5.278 के साथ, तो ये पॉसिबल तो हो गया। पहली बात तो लॉग ने इसको मुमकिन बना दिया, आप इसको कर सकते हैं। और इसका लॉग लेंगे तो ये 4 डिजिट्स आएंगे, 4 डिजिट्स को मल्टीप्लाई, सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपको 7 की मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा की बचत हो जाएगी। और उसके बाद में ये 0.32 को एक्सपोनेंट को कैलकुलेट करना, ये आपके बस की बात नहीं है। तो ये लोगैरिथम ही आपको ये सारी चीज़ें करके दे सकता है, मुमकिन बना रहा है। या तो आप कैलकुलेटर से करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, या फिर आपको लोगैरिथम करके देगा। सो लोगैरिथम एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, इंसान मैथ्स के अंदर एक बहुत बड़ी इजाद है जिसने कैलकुलेशन को आसान बनाया, इसलिए इसे मरना नहीं चाहिए। वी मस्ट लर्न इट, वी मस्ट नो इट, वी मस्ट कीप इट अलाइव। तो ये 3 कानून हैं लोगैरिथम के। इन कवानीन की मदद से हम लोगैरिथम की कैलकुलेशंस करते हैं। सो मल्टीप्लाई करना एक मुश्किल प्रोसेस है डेफिनेटली, लेकिन लॉग हमें क्या हेल्प कर रहा है कि एक्सपोनेंट निकालना और एक नामुमकिन एक्सपोनेंट निकालने से बचा रहा है। क्या कर रहा है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो 2 नंबर्स को, वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा आपका। टेबल यूज़ करना हम सीख चुके हैं, लॉग निकालना और एंटी लॉग निकालना हमें आता है। तो उसके बाद ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, ये चीज़ें मुश्किल नहीं रही। अगर मैं आपको कहूँ इसे कैलकुलेट करें, आप 2 दिन बैठे रहिए, इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन लॉग आपको 10 मिनट में ही करके दे देगा। सो लोगैरिथम हैज़ गॉट समथिंग इन इट, कुछ वर्थ है इसकी, कुछ वैल्यू है। और अगर कैलकुलेटर ना हो आपके पास तो फिर आप क्या करेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपका 4 फिगर टेबल होना चाहिए, तो आप इन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट लेसन में हम इन लॉज का पहले इस्तेमाल सीखेंगे कि इन लॉज को कैसे यूज़ किया जाता है, और फिर हम उसको देखेंगे कि इसे कैलकुलेशंस में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।